ये दो टॉपिक हमने पिछली क्लास में समझे थे, ठीक है, यानी कि जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइप। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमारे दोनों क्लियर हो गए थे। और इसके बाद अब आगे बच रहा था यहाँ से, देखिए, दलित से, ठीक है। तो ये तो आपने सब समझ लिया था कि असमानता क्या होती है, असमानता और भेदभाव क्या है, पूर्वाग्रह क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनती हैं, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे समझा था, बहुत डीप में हमने समझाया था। और यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न भी हमने आपको साथ में करवा दिए थे। अब ये जो आधा चैप्टर बच रहा है आज, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर इससे इतने में से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, दलित क्या होता है। दलित दलित आपने शब्द सुना ही होगा। दलित वो शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो नीची जाति के लोग हैं वो अपनी पहचान के तौर पर दलित शब्द का यूज़ करते हैं कि हम दलित हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें कोई अछूत कहे ये पसंद नहीं, उन्हें कोई दलित कहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं वो अपने आप को दलित के रूप में, जो है लोग उन्हें पहचाने। ओके, दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। शब्द का अर्थ ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछता है कि दलित का मतलब क्या है, दलित शब्द का क्या अर्थ है। तो दलित शब्द का अर्थ है दबाया गया या कुचला गया। दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा करके रखा है। कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह, कैसे समाज ने उनके प्रति अपनी एक अलग राय बना रखी है कि ये लोग अछूत हैं, यदि ये हमें टच कर देंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, हमें फिर से नहाना होगा, है ना। लोग इनके साथ उठते बैठते नहीं हैं और इन लोग इन्हें गांव में घुसने नहीं देते, इस तरीके से, क्योंकि लोग इन्हें क्या समझते थे, नीच जात के समझते हैं और इन्हें अछूत समझते हैं, इस तरीके से। तो लोगों ने इनके साथ भेदभाव किया, ठीक है। कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा करके रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है जो दलित लोग हैं। प्रश्न पूछ लेगा कि दलित वर्ग के लोगों को दलित लोगों को सरकार किस वर्ग में रखती है, तो सरकार इनको अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से पॉइंट को आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। ये जो जाति व्यवस्था को लेकर के जो भेदभाव किया जाता है कि तुम ऊंची जाति के हो, ठीक है, तुम हमारे साथ बैठो, तुम हमारे साथ खाना खा सकते हो, हमारे बर्तनों में खा सकते हो, तुम नीचे जाति के हो, तुम नीचे बैठो, जिन बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं उनमें हम खाना नहीं दे सकते। तो ये जो भेदभाव है इसके अनुभव के बारे में लिखा है। ये अनुभव आपको 1901 सेकेंड, हाँ ठीक है, ये अनुभव उनको यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1901 में हुआ जब वे केवल 9 साल के थे। तब उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि कैसे नीची जाति वाले लोगों को दबाया जाता है या उनके साथ ये भेदभाव किया जाता है। वे महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी कहानी बता रहे हैं कि कैसे हमारे साथ भेदभाव हुआ। कहते हैं कि बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो आकर के हमें ले जाए, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे, हम दलितों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा
कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए कि देखो बच्चे कितने परेशान हैं, इनको कोई लेने नहीं आया, ये बेचारे 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं। तो वो हमें देख कर के परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। हम लोगों को बड़ा जल्दी हम जो है कि किसी की परेशानी में अपने आप जो है कि इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था कि ये अछूत हैं। उनको एकदम से धक्का लग गया। किसको? स्टेशन मास्टर को। वे भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना विचार लिख रहे हैं कि जब हम स्टेशन पर खड़े थे, पहले वो हमसे पूछने आए, हमने बता दिया ये बात है, हमें कोई लेने नहीं आया। तो हम कपड़े हमारे अच्छे थे, स्टेशन मास्टर को लग रहा था कि हम अच्छे घर से हैं, हम ब्राह्मण के बच्चे होंगे, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो हमने बता दिया कि हम महार हैं, तो एकदम से उनके चेहरे पर परिवर्तन आ गया। ठीक, अजीब सी घृणा उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी, क्योंकि सूरज छिप गया था, लेने कोई आया नहीं, स्टेशन मास्टर भी चला गया। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट करके आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं, हम कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं, पैदल ही पहुंच जाएंगे। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था कि यहाँ पे 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं, वो महार जाति के हैं। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। यानी कि किराए पर गाड़ियां तो चल रही थी, बैलगाड़ी, लेकिन हमें कोई ले जाना नहीं चाह रहा था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोलतोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन थी, ये कहानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता रहे थे। तो यहाँ पे कहता है कि कल्पना करके देखिए कि ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। ठीक है, और अगर वही बच्चे ब्राह्मण होते, हो सकता है स्टेशन मास्टर उनके लिए फटाफट कोई व्यवस्था कर देते, गाड़ी वाले को कह देते, बैलगाड़ी वाले को कि भैया इनको तुरंत फटाफट वहाँ पहुँचा दो। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये उनकी भावना है कि अगर हम महार जाति के थे तो हमें इस तरीके से हम वहाँ परेशान होते रहे, लेकिन स्टेशन मास्टर ने भी हमारी हेल्प नहीं की। और ये कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें। भाई कोई भी व्यक्ति हो, अगर उससे कोई बात करना नहीं चाह रहा है, उसके कोई पास में आना नहीं चाह रहा है, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि यार मैं कितना बेकार आदमी हूँ, बताओ ये हमसे बात करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आपको छूने से कोई मना करे, आपको पानी पीने ना दे, तो वास्तव में वेरी बैड है ना। अब यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा और स्टेटमेंट लिखा है, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में और इनका स्वर्गवास 1956 को भारत को हुआ। इनको भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। दलितों के सबसे बड़े नेता कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी कि दलित समुदाय को भी, उनको भी समान अधिकार मिलने चाहिए, सबके बराबर। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था
जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, लोग इन्हें गांव में रहने नहीं देते थे और गांव के अंदर आने की परमिशन भी इनको नहीं थी। तुम बाहर ही रहो, तुम नीची जाति के हो, तुम अछूत हो, तुम गांव में नहीं घुस सकते, इस तरीके से। अंबेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को तथा उनको कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, पढ़ने के लिए भेजो। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा कि तुम अलग अलग विभाग में सरकारी नौकरियां ढूंढो, नौकरी करो, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। ठीक है। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। यानी कि पहले दलितों को, अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे थे, कुछ आंदोलन किए जा रहे थे। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनका नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे, सबको समान निगाह से देखे, उसमें कोई भेदभाव ना हो, असमानता ना हो। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करके किस धर्म को अपनाया था? इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की, सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको समान नज़र से देखा जाए। ठीक है, इस तरीके से ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आगे और भी अभी पढ़ेंगे, देखिएगा। अब यहाँ से समझते हैं समानता के लिए संघर्ष की बात करते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। जो समानता के लिए जो संघर्ष किया गया था कि भाई सबको समान निगाह से देखा जाए। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था, जिस असमानता का अनुभव किया था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर के मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया कि हमको भी मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, हम भी उस भगवान के अंश हैं, हमें भी पूजा पाठ करने की अनुमति दो। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया कि हमें ये जो ब्याज इतना तगड़ा लगाते हो, इससे भी छुटकारा चाहिए। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जो हमारे समाज में व्याप्त थी कई तरह की असमानताएं, जो गैर बराबरी, ये जो चीज़ें व्याप्त थी, लोगों के बीच जो भेदभाव था, इस पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से भली भांति परिचित थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। ठीक है, और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष भी किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और क्या हुआ कि समानता को एक मूल्य, समानता को बहुत वैल्यू दी गई, समानता को मूल अधिकार माना गया। यानी कि समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। सिर्फ एक भारतीय के रूप में, ऊंच नीच, छूत अछूत के बारे में नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। हर व्यक्ति को समान अधिकार है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है कि
जो है यदि कोई व्यक्ति ऐसा जो है कि छुआछूत वाली धारणा को रखता है या किसी के साथ ऐसा बर्ताव करता है, भेदभाव करता है, तो ऐसा जो है इसको कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर ये विशेष जिम्मेदारी डाली है। क्या जिम्मेदारी डाली है? ये विशेष जिम्मेदारी दी थी कि गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। जो लोग गरीब हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, अलग थलग हैं, उनको इसमें लाया जाए। संविधान के लेखकों ने ये भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, ये जो हमारे समाज में डाइवर्सिटी है, इसकी इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट कर सकता है, अपने पसंद की भाषा बोल सकता है, अपने तरह के त्यौहार मना सकता है जो भी उसके संस्कृत में चले आ रहे हैं। इसमें कोई किसी पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए कि सब लोग इसी धर्म को मानेंगे, ऐसा किसी पर कोई बाध्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसीलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, और हम लोग एक दूसरे के धर्म को भी मानते हैं, हालांकि अगर मतलब उसकी इज्जत करते हैं। ठीक है, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर ये चैप्टर इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है, असमानता आज भी फैली हुई है, लोग भेदभाव आज भी करते हैं। समानता वो मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, और जो है कि ये जो इक्वलिटी है इसको पूरी तरीके से लाना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं उद्देशिका, भारत के संविधान का ये क्या है, संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। ये भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या उसका जो पहला पृष्ठ है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो इमेज है इसमें ये बताया जा रहा है कि अपने अधिकारों की मांग करते हुए कुछ औरतें हैं। ओके, तो हमने समानता के संघर्ष के लिए भी बात कर ली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी समझ लिया। तो इस तरीके से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आइए इसके प्रश्न कर लेते हैं, और कुछ 8-10-12 प्रश्न थे जिसको हमने कल ही कर लिया था। आज ये कुछ 3-4 प्रश्न हैं जिनको आज करेंगे, क्योंकि आधे चैप्टर को हमने इसी चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, प्रश्न कहता है कि समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें। ठीक है, ए जो है वो स्टेटमेंट है, आर उसका रीजन है। कहता है समानता एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार के द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। रीज़न कहता है कि समानता वो मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, ये स्वतः नहीं हो पाएगा। अब इसमें विकल्प चुनना है, कौन सही है कौन गलत है। जो प्रश्न है उसका पहला पॉइंट क्या कह रहा था, कथन ए कह रहा था कि समानता जो है, समानता एक वास्तविकता बने, यानी कि समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे शब्दों को बदल दिया है, फेरबदल कर दिया है, बात एक ही है। समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने या समानता एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। ये इन्होंने पॉइंट लिखा है। एक ही बात है कि समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने,
सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। ये आपका स्टेटमेंट ए था। दूसरा कह रहा था कि समानता वो मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा, ये स्वतः नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। ये आपका रीज़न आर था। देखिए, तो इसमें दोनों ए और आर दोनों ही सही हैं। यहाँ पे जो आर है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है ए को, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? चुराया हुआ, तोड़ा या दबाया हुआ, नष्ट किया हुआ या बिगाड़ा हुआ या फिर मरम्मत किया हुआ। हमने आपको बताया कि ध्यान रखिएगा इस शब्द को, दलित वो शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया या जिन्हें कुचला गया। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जिन्हें दबाया गया, ठीक है, जिन्हें तोड़ा गया या दबाया गया। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करके किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को, ईसाई धर्म को, बौद्ध धर्म को या फिर इस्लाम को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो सबको समान निगाह से देखे, जिसमें भेदभाव ना हो, ठीक है। तो जीवन में आगे चल कर के उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस प्रश्न का जो आंसर है वह बौद्ध धर्म आपका राइट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, इस तरीके से चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट और आप बताएंगे कैसी रही क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको आगे मिलती रहेगी, क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।